आज हम लोग पुष्प के बारे में, उसकी संरचना और उनके कार्य के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो इस टेबल पर कई तरह के, ये क्या दिख रहे हैं आपको? कई तरह के अलग अलग फूल दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पेड़ के कई भागों को पढ़ा है जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला भाग बताइए पेड़ का जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जड़। हाँ, दूसरा भाग तना, पत्ती। हाँ हाँ, अब आज हम इसका चौथा भाग पढ़ेंगे। 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, जड़, तना, पत्ती। 4th पार्ट है पुष्प। पुष्प जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पेड़ का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जो सबसे सुंदर चीज जो हमें पेड़ में दिखाई देती है, जिसकी तरफ हम लोग आकर्षित होते हैं, वो उसका फूल होता है। और फूल, आपने, आजकल तो फूलों का मौसम है, सर्दियों में फूल कई तरह के उगते हैं। आपने अपने घर के चारों तरफ बगीचों में, स्कूलों में, उद्यानों में और सड़कों पे तरह तरह के खिलते हुए फूल देखे होंगे। और ये अलग अलग रंगों के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं और अलग अलग आकार के हो सकते हैं। अच्छा, कोई कोई फूल बहुत बड़ा भी होता है तो कोई फूल बहुत छोटा भी होता है। और जैसा कि आपको यहाँ पर बहुत तरह के फूल दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये सब फूल हैं। यहाँ पर देखिए ये वाले फूल। अच्छा, इस फूल का नाम सब लोग जानते हैं? सनफ्लावर जानते हैं सब लोग? अच्छा, और इसका? रोज। और इसका? गुड़हल। जैसा कि आपने बताया कि ये गुड़हल, ये सनफ्लावर, ये भी गुड़हल और ये रोज। तो इसका मतलब कि पुष्प कई तरह के हो सकते हैं। उनका आकार, उनका रंग, उनकी बनावट, हर चीज अलग अलग तरह की हो सकती है। लेकिन अलग अलग तरह के होने के बाद भी उनका बुनियादी संरचना, बेसिक्स जो हैं, वो सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। इस पुष्प के भागों को पढ़ने के लिए सब लोग अपनी अपनी टेबल पे ये फूल रख लो। इसको शेयर कर लो। सबसे पहले आप इस फूल को ऐसे उठाइए सब लोग, और सबसे बाहर जो, जहां मेरे हाथ है, यहां पर देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है? कौन सी रचना दिखाई दे रही है? किस कलर की है? किस रंग की रचना? ग्रीन कलर की है। जो सबसे बाहर का चक्र है, जो छोटी छोटी पत्तियों से मिलके बना है और एक सर्कल बना रहा है, एक गोला बना रहा है, ये फूल का पहला भाग है। इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य दल। बाह्य मतलब बाहर का चक्र, छोटी छोटी पत्तियों का चक्र। तो पहला भाग क्या हुआ? बाह्य दल। इस बाह्य दल में आप लोग, इसके नीचे एक छोटा और भी दल दिख रहा है, इसको हटा दो। जो छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं एकदम बालों के जैसी, इसको हटा दीजिए। इसके बाद गिनिए कि कितनी है। नहीं, जुड़ी हुई है ना, सर्कल बन रहा है पूरा, उसमें गिनिए कितनी पत्तियां हैं। आप इसको, सर्कल को गिनिए कितनी पत्तियां हैं। हाँ, ये देखो छोटे छोटे लीव्स दिख रही है ना, 6 है। 6 है या 5 है? किसी में 5 भी हो सकती है, किसी में 5 है या 6 है। 5 होती हैं, वो जुड़ी हुई दिख रही हैं, 5 है। इसका मतलब कि छोटी छोटी पत्तियां हरे रंग की मिलकर एक सर्कल बनाती हैं, उसको हम बाह्य दल कहते हैं। क्योंकि ये हरे रंग का है, इसलिए ये कौन सी क्रिया करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये भोजन बनाएगा। और इसका काम क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? और इसका देखिए, ये मैंने इसमें से ऊपर का पार्ट हटा दिया है, अब केवल मुझे बाह्य दल दिखाई दे रहा है। देखिए, आप लोग नहीं हटाइएगा इसका। देखिए, मैंने एक फूल का ऊपर का जितना पार्ट था वो हटा दिया। ये जो दिख रहा है ये हमारे बाह्य दल है।
ये पुष्प का पहला हिस्सा है, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। दिख रहा है इस चित्र में? ये हरे रंग का ये बाह्य दल है। ये क्या करता है, जब कली होती है ना, आपने कली देखी है, तो कली तो बाहर से हरी होती है, उसके अंदर सब लाल पत्तियां छुपी होती हैं। इसका मतलब जो वो हरापन होता है वो इसका होता है। जो बाहर हरे हरे रंग की पत्तियों से कली छुपी होती है ना, वो इससे छुपी होती है, और यह उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये देखिए कली, ये देखिए, जब एक कली है तो इसके चारों तरफ ऐसे बाह्य दल छुपा हुआ है ना, ऐसे सर्कल से। इसका मतलब कि जब जो फूल है वो ग्रो होने लगता है, जब कली की अवस्था में होता है, तो बाह्य दल इसीलिए कहा गया कि ये बाहर की तरफ होता है और अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं फूल की, उनकी रक्षा करता है। तो बाह्य दल के मुख्य दो काम हैं, एक रक्षा करना और दूसरा हरे होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण करना। अच्छा, अब सब लोग इसमें से जो जिनके हाथ में फूल है, ये हरा वाला हिस्सा भी हटा देंगे। ये वाला हरा वाला हिस्सा भी हटा दो, सब लोग हटा दो। ग्रीन पार्ट बिल्कुल फिनिश कर दो, खत्म कर दो इसको। तब इसके बाद हमें क्या दिख रहा है? हाँ नहीं, क्या दिख रहा है? पत्तियों का एक समूह दिख रहा है, फिर से एक सर्कल दिख रहा है, और वो सर्कल क्या है? लीव्स है ना, किस कलर की हैं? रेड। हाउ कैन बी ग्रीन? रेड कलर की लीव्स दिखाई दे रही है, पैटल्स, जिनको हम लोग पैटल्स कहते हैं। ये दल है, ये क्या है? दल। ये इसका दूसरा पार्ट है, और ये पार्ट सबसे ज्यादा आकर्षित पार्ट होता है। इसी पार्ट की वजह से फूल हमें सुंदर दिखाई देता है कि नहीं? अच्छा, इनके अलग अलग कलर्स होते हैं, इसमें रेड है, इसमें व्हाइट एंड येलो है, इसमें दूसरा कलर है, और ये रोज है, इसमें ऑरेंज है, ये रेड है, दिस इज पर्पल एंड दिस इज ऑरेंज। दैट मीन्स कैलिक्स या दल अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, और हम इन अलग अलग कलर्स की वजह से ही इन फूलों को पहचानते हैं ना। जैसे मतलब ये फूल, ये फूल है, हम इसको तुरंत रिकग्नाइज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रेड रोज, दिस इज ए ऑरेंज रोज। कहते हैं ना कि लाल रंग का फूल है तो ये गुड़हल है, पीले रंग का फूल है तो दूर से ही हम लोग इसके कैलिक्स को देख के कह देते हैं कि ये सनफ्लावर है। जब पास में जाके देखेंगे तो हो सकता है वो कोई और भी फूल हो, लेकिन दूर से हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। और ये इसका कलर होने की वजह क्या है? व्हाई इट इज ऑफ सो डिफरेंट कलर्स? ये हरा क्यों नहीं है? बाह्य दल तो हरा है, तो ये इतना कलरफुल क्यों है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कलर्स? क्यों है ये सब कलर्ड? यस, क्यों है? व्हाई? अच्छे वो तो हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं, केवल इसीलिए नहीं। क्योंकि आगे इनको परागण करना है ना, इनको जो फर्टिलाइजेशन के लिए जितने इंसेक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर कीड़े बैठते हैं, मालूम है ना? तितली, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे कीड़े इनके ऊपर आके बैठते हैं, वो इस कलर से अट्रैक्ट होते हैं, वो इस कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनके ऊपर आकर मंडराते हैं, इनके ऊपर आकर बैठते हैं। और उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है जिसकी वजह से कि ये लोग कलर होते हैं। तो अब आपने ये पढ़ा कि जो दल होता है ये इसका सेकेंड राउंड है। फर्स्ट राउंड क्या था? बाह्य दल। सेकेंड राउंड दल। और दल क्या होता है? मैनी कलर्स, नॉट वन कलर, बहुत सारे कलर्स का होता है। एंड वन थिंग मोर कि किसी अच्छा इसको सब लोग अलग करो, कितने हैं गिनो? हाउ मेनी पेटल्स? 5। ब्रेक द फ्लावर एंड काउंट द पेटल्स। सारे इसकी तोड़ो और देखो 1 फुल पेटल, देखो 2, हाउ मेनी? 5। इसमें 5 है। कैन यू काउंट द पेटल्स ऑफ रोज? यस वी कैन काउंट, बट देयर आर मेनी, बहुत सारे हैं, 5 नहीं है ना, बहुत सारी हैं। दैट मीन्स कि जो पेटल्स का नंबर होता है हर फूल में अलग अलग हो सकता है। किसी फूल में 5 ही होती है, किसी में 4 होती हैं, किसी में 10 हो सकती हैं, किसी में 20 हो सकती हैं, किसी में तो 100 भी हो सकती हैं। मालूम है ना? बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स जो होते हैं, जो हम लोग बुकेज में लगाते हैं, उसमें कईयों में तो पेटल्स बहुत ज्यादा भी
हो सकती हैं, गुच्छे के गुच्छे पेटल्स के होते हैं। जैसे रोज में ही काफी सारी पेटल्स होती हैं, और आजकल जो हाइब्रिड रोजेस आ रहे हैं उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी पेटल्स भी आ रही हैं। अच्छा, पेटल्स हम आपको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। ये क्या था? बाह्य दल था, और ये दल है जिसको दल पुंज कहते हैं। इसमें 4 हैं। क्या बता सकते हैं कि 4 ये किस फूल में है? सरसों। जो सरसों का फूल होता है, मस्टर्ड, ये उसकी देखो 4 पेटल्स है और येलो कलर की हैं। अब आप लोग जितने भी फ्लावर्स देखेंगे सब में अलग अलग। देखिए ये भी याद है 5, ये देखो कितनी है 5, और इसमें 5, ये और ये सेम है फ्लावर, ये भी सेम है गुड़हल का, ये भी और ये भी, केवल उसकी स्पेशीज अलग है, अदरवाइज फ्लावर हिबिस्कस ही है ये वाला। इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 हैं। अब आपको पता चल गया कि दल क्या काम करता है। दल अपनी तरफ छोटे छोटे कीड़ों को और तितलियों को, मक्खियों को, मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब हम इसके तीसरे भाग पर आते हैं। आपने फूल तोड़ लिया पूरा? कहाँ है? हाँ, ये शो। अब देखिए, ये इसका कैलिक्स हट गया, करोला हट गया, मतलब दल भी हट गया। अब हमको एक लंबी सी रचना दिखाई दे रही है, स्टॉक दिख रही है ना इसको, और उसके ऊपर देखिए छोटे छोटे दाने भी दिख रहे हैं, एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं सबको। ये ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं। हाँ देखो, इसका इतना क्लियर दिख रहा है। हाँ नहीं, ये देखो, ये स्टॉक है, और ये देखिए इस पे छोटे 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 फिलामेंट्स के ऊपर दिख रहा है कुछ एंथर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे दाने। ये इसका तीसरा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। इसका बीज नहीं है, अभी बीज तो बाद में बनेगा। पुंकेसर। पुंकेसर की रचना कैसी है? यहाँ देखिए, देखो एक छोटा सा स्टॉक है, धागा है, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का आपके दिख रहा है ना डॉट, वो ये चीज है, पराग कोश। अच्छा, जब हम लोग किसी फूल को टच करते हैं, जैसे ये देखिए सनफ्लावर, अब इसको मैं यूं टच करती हूँ ना तो कुछ येलो येलो मेरे हाथ में आ जाता है। देखिए, करिए, येलो येलो पार्ट आ गया ना। ये क्या है? नॉट कलर, हाँ, पराग कण। जो ये पराग कोश होते हैं ना, ये वाले, ये जैसे ये पराग कोश है ना, ये पुंकेसर है। अब इसको मैंने काटा, यहां से ब्रेक किया, तो इसमें से छोटे छोटे एकदम टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम पराग कण कहते हैं। और ये जो पराग कण या पुंकेसर जो है, ये अभी फूल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और आगे जाकर निषेचन में हिस्सा लेते हैं। और ये पराग कण भी अलग अलग कलर के हो, अलग अलग डिजाइनों के हो सकते हैं। अब इसमें देखिए आप, ये देखिए इसका परागकण, ये देखो बिल्कुल अलग तरह का है, ये दूसरा है, डिफरेंट वैरायटी है। और जो वो वाला फूल था इसका देखिए, इन दोनों की बनावट में फर्क है ना, है। देखिए ये ऐसे गुच्छे में दिख रहा है और ये एक अलग अलग स्टॉक पे, ये देखिए दिखा, ये क्या है? परागकोश, और ये इसकी स्टॉक, फिलामेंट दिख रहा है सबको। ये उसमें जैसा चित्र है, ये देखिए, ये बिल्कुल चित्र के जैसा दिख रहा है कि ये इसका ये पार्ट है और ये इसकी ये पुतंतु है। अच्छा, सब लोग को देखना है, आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें सब में अंदर डला हुआ है। इसमें देखो, ये दिख रहे हैं बाहर निकले हुए, दिख रहे हैं, ये देखिए, दिखा? सब लोग देख लो। इसको हम लोग तीसरा पार्ट कहते हैं, और तीसरा पार्ट है इसका पुंकेसर। पुंकेसर के बाद जो चौथी रचना है वो है स्त्री केसर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये पुष्प का मादा भाग है और ये नर भाग है। जैसे पुरुष और स्त्री, इसी से बना है पुंकेसर और स्त्री केसर। ये जो है, ये लास्ट में देखिए, अब सब फ्लावर्स में ये इनको भी हटा दीजिए। अब जो ये था ना परागकण, उसके बाद आपको इसके ऊपर एक निकला हुआ दिखाई देगा, ये वाला, ये देखो, ये इसके बाद एक गुच्छा दिख रहा है, ये देखो, ये चीज दिखी, सबको दिख रही है। ये है स्त्री केसर, ये जो ऊपर ये दिख रहा है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये वाला, इसकी संरचना ऐसी है।
अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र और ये पुष्पासन। अगर मैं पूरा फ्लावर तोड़ दूं तो मेरे पास ये रचना दिखाई देती है। ये रही, इस फूल में देखिए दिख रहा है ऊपर लाल रंग का गुच्छा, ये पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है, ये वर्तिका है और वर्तिकाग्र है। ऊपर अलग से दिख रहा है सबको। ये पार्ट कहलाता है स्त्री केसर। अब हमने इन चारों के तो भाग पढ़ लिए, चारों का काम भी पढ़ लिया। अब हमें ये पता करना है कि ये पुंकेसर और स्त्री केसर किस तरह से परागण होता है, इनके अंदर पॉलिनेशन होता है और किस तरह से उनमें बीज और फल आते हैं। अगली क्रिया जो हमको पढ़नी है वो है पुष्प के द्वारा प्रजनन कार्य। चारों पार्ट सबको पता चल गए? एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। अच्छा, इसमें कौन सा दिख रहा है? येलो कलर का, ये क्या है? दल। और ये बाह्य दल, और ये पुंकेसर और ये स्त्री केसर। जो ऊपर की पेडिसल है ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। समझ आ गए? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुष्प का प्रजनन कार्य। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्त्री केसर और पुंकेसर हैं, ये दोनों पेड़ के लिए, एक किसी भी पौधे के लिए, पुष्प के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तब क्या होता है कि जब पुष्प पूरा खिल जाता है, जैसे ये खिला हुआ है, ये पूरा पुष्प खिल गया है। अच्छा, ये भी देखिए, ये भी पूरा पुष्प खिल गया है। अब क्या होता है? हवा चली, अभी आंधी चलती है, बारिश होती है, हवा चलती है, या कोई बटरफ्लाई या कोई छोटा सा इंसेक्ट, मक्खी, हनी बी, कोई भी इसके ऊपर घूमते रहते हैं और जो ये पराग दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों को पराग कण दिखाई दे रहे हैं, इस पर बैठ जाते हैं वो लोग और इसका रस चूसते हैं। आपको मालूम है ना, शहद ऐसे ही बनता है, इसका अंदर से नेक्टर वो लोग सक करते हैं। जब बैठते हैं तो उनके लेग्स में, उनके पांव में ये छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं कि नहीं चिपकेंगे? जब मेरे हाथ पे चिपक जाते हैं तो उनके लेग्स पे भी चिपकेंगे ना, कि नहीं चिपकेंगे? चिपकेंगे। कि देखो बटरफ्लाई के लेग्स कितने मुलायम होते हैं, अगर उस पर 2-3 भी चिपक गए, और वो बटरफ्लाई क्या एक ही फूल पर बैठती है? बार बार सारे पेड़ में घूमती रहती है, अलग अलग फूलों पर बैठती है, एक फूल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, पूरे गार्डन में घूमती रहती है। तो सपोज उसने इस फूल पर बैठी थी, थोड़ी देर के बाद उसका मन चेंज हो गया, शी हैज चेंज द माइंड, और वो इस वाले फूल में जाके बैठ गई। ठीक है, जब इस वाले फूल में जाके बैठ गई तो उसने क्या किया? फिर इसका रस चूसने लगी। जब इसका रस चूसने लगी तो उसके जो पराग कण लगे हुए थे उसके पैर पे, वो इसकी वर्तिकाग्र पर गिर गए और दूसरे पराग कण चिपक गए। होता है ना, जब हाथ हम लोग झाड़ते हैं तो एक जगह से हटके दूसरी जगह चला जाता है, तो उसने अपने लेग्स को ऐसे किया और यहां के हटके इस पे आ गए और इसकी वर्तिकाग्र ये दिख रही है, ऑलपिन का हेड होता है ना छोटा सा, उसकी जैसी रचना है। सब लोग अपने अपने फूल में देखो, सबको दिखेगी। दिख रहा है? देखो, दिख रही है ना, ऑलपिन का हेड जैसा होता है छोटा सा, उसके जैसी रचना। उसके ऊपर गिर जाते हैं, क्या गिरते हैं? पराग कण। जब एक फूल के पराग कण किसी फूल की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं या किसी दूसरे की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। परागण में क्या होता है कि एक फूल के पराग कण, देखो परागण ये अलग है और पराग कण ये अलग है। पराग कण जब किसी की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तब क्या होता है? फूल का परागण हो जाता है। अब हम इसके बाद आपको ये वाला चित्र समझाएंगे। देखिए, ये परागकण जो मैंने कहा था ना, छोटी छोटी डस्ट होती है, पार्टिकल्स होते हैं, इसके वर्तिकाग्र, ये मैंने इसको बड़ा जो माइक्रोस्कोप में जैसा दिखता है वैसा काट के हम लोग दिखा रहे हैं। ये है इसका ये वाला हिस्सा पूरा। ये एक आपने भी फूल हटा के दिया था ना, ये देखो, ये है ना,
ये वाला, इसी को हमने यहाँ पर दिखाया है आप लोगों को। देख रहे हो, देख रहे हो, इसी चीज को मैंने दिखाया है। नहीं दिख रहा है कि ये चीज देखो, ये अंडाशय, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये दल और ये बाह्य दल मैंने हटा दिए। इसी को हमने माइक्रोस्कोप में जब देखा तब हम लोगों को वो ऐसा दिखाई देता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब पराग कण इसके ऊपर गिरा, किस पर, वर्तिकाग्र पर, तो ये अंदर अपना रास्ता खोजता है नीचे, धीरे से उसमें से एक नलिका बनती है और वो नलिका, जैसे ये लाल वाली, ये नलिका पहुंचते पहुंचते सीधा अंडाशय में चली जाती है और ये परागकण यहाँ पर स्थित मादा कोशिका के साथ मिल जाते हैं और एक युग्मनज बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावर का, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जब ये क्रिया हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाता है, तब धीरे धीरे ये कैलिक्स भी गिर जाता है, इसका करोला बाह्य दल भी गिर जाता है, केवल इसका अंडाशय वाला भाग रह जाता है। और ये अंडाशय वाला भाग जब फूलता है तो फल बनाता है और उसके अंदर जो आपको छोटे छोटे बीज दिखते हैं, वो ये सब अंदर से ये दिखाई देते, बीजांड जो होते हैं। अब समझ गए आप कि जब कोई भी पेड़, जब उसमें फूल आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब उसमें फल आने वाला है, कहते हैं ना। जब किसी भी आपने चारों तरफ इसका नींबू का पेड़ देखा है, जब उसमें फूल आने लगते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि थोड़े दिनों में अब इसके अंदर फल भी आ जाएगा। वो फल कब आएगा, जब उसका निषेचन हो जाएगा, जब एक फूल का परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर गिरेगा और वो पूरा रास्ता बनाता हुआ इसके अंदर जाएगा, अंडाशय के अंदर। उसके बाद इसकी जो मादा कोशिकाएं हैं वो नर कोशिकाओं से संयोग करेंगी, निषेचन होगा, उसके बाद फल का निर्माण होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि हमने देखा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक फूल है और ये दूसरा फूल है, इस फूल के जो परागकण है इसी फूल के ऊपर गिर गए, इसी के ऊपर भी गिर सकते हैं, दूसरे फूल के भी ऊपर गिर सकते हैं। इसका मतलब कि परागण दो तरह से हो सकता है। एक तो स्वपरागण, कि वही सेम पेड़, जो सेम पेड़ है, जैसे एक ही पेड़ है गुड़हल का और एक ही, मतलब उसी के ऊपर नीचे हो रहे हैं, और या हमारे बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे गुड़हल के पेड़ लगे हुए हैं और एक पेड़ का फूल दूसरे पेड़ के फूल के साथ में परागित हो रहा है, उसका पराग पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। इस चीज को आप समझ लीजिए कि परागण दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। देखिए, स्वपरागण का मतलब ये होता है कि जैसे, फिर से समझिए इस बात को, एक पेड़ है, हमारे घर में गुड़हल का एक ही पेड़ है, उसमें कई फूल उगे, या तो इसके जो परागकण थे इसी फूल पर गिर गए या उसी पेड़ के किसी दूसरे फूल पर गिर गए, तो हम उसको कहेंगे स्वपरागण। लेकिन अगर इस फूल के परागण उड़कर किसी दूसरे गार्डन में या किसी दूसरे पेड़ पर, लेकिन वो पेड़ गुड़हल का ही होगा, ये मत सोचना कि ये जाके गुलाब पे गिरेगा और फल बन जाएगा, सेम जाति का होना चाहिए। गुड़हल का गुड़हल के साथ, गुलाब का गुलाब के साथ, सूरजमुखी का सूरजमुखी, समझ रहे हैं, एक ही जात के होने चाहिए। जैसे अगर ये गुड़हल का फूल है तो दूसरे जब परागण उसके ऊपर गिरेंगे तो वो गुड़हल के फूल के ऊपर ही गिरने चाहिए। अब तितली को तो ये नहीं पता ना कि मुझे इसी के ऊपर बैठना है, वो तो गुलाब पर भी बैठ जाएगी, कमल पे भी बैठ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करोड़ों होते हैं, लाखों की संख्या में बनते हैं परागकण, और कोई एक फूल तो होता नहीं है। आप खुद ही देखिए, इतने सारे परागकण हैं, एक ही काफी है फल बनाने के लिए, जो एक ही परागकण काफी होता है। तो इसका मतलब अगर वो दूसरे फूलों पे बैठ जाती है तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है हमारा, लेकिन अगर वो उसी फूल पर बैठेगी, उसी जाति के फूल पर, तो निषेचन की क्रिया होगी और निषेचन की क्रिया के बाद उसमें फल और बीज बनेगा। अब आप समझ गए कि फूल एक पौधे के लिए कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, समझ गए। अब बताइए, पुष्प के नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं निषेचन? देखिए, ये नर युग्मक है और ये अंदर मादा युग्मक है। जब नर युग्मक चल के मादा युग्मक से संयोग करता है तो इस क्रिया को हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। निषेचन के बाद जो दो कोशिकाएं मिल जाती हैं
उसको युग्मनज कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट पहले एक कोशिकीय रचना होती है, लेकिन बाद में खंडित होकर बहुकोशिकीय बनाती है, और बहुकोशिकीय की रचना बनने के बाद वो फल बनता है और फल के अंदर बीज आते हैं। अब जो पुष्प के बारे में हम लोग जब घर जाएंगे तो उसका चित्र बनाएंगे, ये वाला, उसके सारे भागों को अंकित करेंगे। उसके बाद इस चित्र की भी प्रैक्टिस करना, अपनी साइंस की कॉपी में बना लेना। और मेरे को सब लोग अपनी साइंस की कॉपीज के अंदर कम से कम एक गुड़हल, एक सनफ्लावर या इस तरह के फ्लावर्स जहां भी देखो पहले उनको सुखाओ और फिर कॉपी में चिपकाना। और जरूर बताइएगा कि इसमें कितने दल हैं, कितना बाह्य दल है, कितने पुंकेसर दिख रहे हैं, कितने वर्तिकाग्र दिख रहे हैं। सबको एकदम क्लियर, सब समझ में आ गया? चारों दल